आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल के आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उभरते हुए भारत की और बात करेंगे इंडिया शाइनिंग की। किस तरीके से हिंदुस्तान लगातार तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि तरक्की की राह में मुसलमान आखिर कहाँ हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान इस उभरते हुए भारत में अपने आप को कहाँ देख रहा है, उसका रोल क्या होना चाहिए और किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसी पर हम बात करेंगे और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं अजीज़ बन्नी साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और हमेशा ही मिली मसाइल पर अपनी बात रखते रहते हैं। इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर शकील समदानी। आप सदर हैं सर सैयद अवेयरनेस फोरम अलीगढ़ के, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर जावेद जमील साहब। आप जो हैं जाने पहचाने इस्लामिक स्कॉलर हैं और मिली मसाइल पर हमेशा ही अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। और साथ ही इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी जो है विज़न डॉक्यूमेंट पेश किया है कि मुसलमानों का विज़न जो है वो क्या कुछ होना चाहिए। और इनके अलावा बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑडियंस भी बैठी हुई है और ऑडियंस के दरमियान दो खास मेहमान, इनका भी हम तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया शिया समाज के, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहनवाज वारसी साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के। और बड़ी तादाद में ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, ये भी सवाल करेगी। सबसे पहले आपके पास आएंगे। इंडिया शाइनिंग की बात हो रही है, उभरते हुए भारत की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि 2020 तक जो है हिंदुस्तान का नक्शा अलग होगा और पूरी दुनिया में इसको अलग तरीके से लोग देखेंगे, उभरता हुआ भारत। आपको क्या लगता है ऐसे उभरते हुए भारत में, इंडिया शाइनिंग में इस वक्त मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ उसको देखते हैं आप? मुझे माफ़ फरमाएं, मुझे मेरे जवाब से शायद आप खुश ना हो सके। मैं चाहता हूँ इंडिया शाइनिंग 2020 का भारत ऐसा भारत हो जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद के ख्वाबों में था। लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमान आज कहीं गुजरात के कब्रिस्तान में खड़ा दिखाई देता है, कभी वो गोपालगढ़ के मस्जिद के अंदर लाशों की शक्ल में दिखाई देता है। ताज़ा वाक़े की अगर मैं बात करूं तो मसूरी के फसाद जो फसाद नहीं था बल्कि दानिश्ता मुसलमानों का कत्लेआम था। हमने हिंदुस्तान को चुना था पाकिस्तान के मुकाबले 1947 में इसलिए कि हम डेमोक्रेसी को पसंद करते थे। आज ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों पर आयद कर दी गई है। और हम उस वक्त जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे तब भी कुर्बानियाँ हमने दी और आज इस डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए भी कुर्बानियाँ देने का ज़िम्मा सिर्फ हमारे ऊपर। बिल्कुल, यानी आप जो है कहीं भी खुश नहीं है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त मुसलमान किसी अच्छी पोजीशन में है और आपको नहीं लगता कि उसका आने वाला मुस्तकबिल जो है बहुत बढ़िया है? कुछ मुसलमानों की अगर बात छोड़ दें तो 20 करोड़ मुसलमानों में से 99% से ज़्यादा मुसलमान परेशान हैं और वो खुदगर्जी का, सियासी नेताओं की खुदगर्जी का शिकार है और उसके साथ जानिबदाराना बर्ताव हो रहा है। आज 2002 के गुजरात दंगों के बाद भी हम वहाँ के मजलूमीन को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। आसाम का कत्लेआम अभी हमारे सामने है। जब भी हम इन मौज़ूआत पर बात करते हैं आवाज़ें उठती हैं, क्यों गड़े मुर्दे उखड़े जा रहे हैं। तो क्या भूल जाएं? अगर आपको लगता है कि ये सब भूल जाना है तो जलियांवाला बाग को क्यों याद करते हैं? अब क्यों अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को याद करते हैं? अगर उन तमाम बातों को याद करना हमें ज़रूरी लगता है तो हम इन लाशों को कैसे भूल सकते हैं जो बेगुनाह हैं? हमारे नौजवान जेलों में सड़ा दिए जाएं, एक 16 साल के 18 साल के नौजवान को जेल में दहशतगर्द बताकर बंद कर दिया जाए, 14 साल तक वो जेल में एरिया रगड़ते रहे, फिर उसके बाद अदालत ये कहे कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, तो क्या उसे वाकई उसको अपनी वो ज़िंदगी मिल जाती है? बिल्कुल। क्या यही वो हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब हमने देखा था? मैं हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं पुरुम्मीद हूँ, मगर उन सियासी आकाओं के सामने आज की सच्चाई को भी रखना चाहता हूँ कि हमने इस डेमोक्रेसी को हमने हासिल किया था अंग्रेज़ों से। इस मुल्क को पहली सफ़ में खड़ा था मुसलमान। वो उर्दू सहाफ़त उठा के देखें जो तारीख़ के औराक के अंदर दर्ज है, जिसने इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से हासिल किया था, जिस उर्दू ज़बान ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से हासिल किया था, आज उसे ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं। क्यों? लेकिन एक बात तो है, अगर उर्दू ज़बान की हम बात करें, उसको साजिशें कितनी भी हो रही हो फिर भी जो है हालात बेहतर है पहले के मुकाबले। जो आज़ादी के बाद ख़त्म होने की कगार पर थी, आज कहीं ना कहीं उर्दू सहाफ़त भी और उर्दू ज़बान भी थोड़ी आगे तो बढ़ी है। माफ़ कीजिए, क्या इसके अंदर सरकार का कोई रोल है? उसका अपना अखबार भी तो नहीं चल सका। इसके अंदर उर्दू से मोहब्बत करने वालों का रोल है, उर्दू को पढ़ने वालों का, पसंद करने वालों का रोल है। उर्दू की जो खूबियां हैं, उर्दू की जो खुसूसियत है, उर्दू को ज़िंदा रखा है फिल्म इंडस्ट्री ने। जो तमाम हिंदुस्तान के अंदर फिल्मी नगमे होते हैं और डायलॉग्स होते हैं, कभी कन्वर्ट करके देखिए आप उनको दीगर इलाकाई ज़बानों में, उस हिंदी ज़बान में जिसे हम कौमी ज़बान कहते हैं,
क्या मकबूल बना पाएंगे? तो इसके अंदर किसी का क्या एहसान मंद नहीं है उर्दू की खूबियाँ हैं कि वो आज भी ज़िंदा है, कल भी ज़िंदा रहेगी, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अगर अंग्रेज़ी और चाइनीज़ के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई मकबूल ज़बान है तो वो उर्दू है। वकील साहब, मैं आपके पास आऊँगा, आपको क्या लगता है अजीज साहब से जो है कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जो है कहीं ना कहीं वो नाउम्मीदी दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान वाकई परेशान है, तंगहाल है और उसके साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं? आपको लगता है कि वाकई जो है हालात इतने ख़राब हो गए हैं, डरने की ज़रूरत है, खौफज़दा होने की ज़रूरत है? देखिए, अजीज़ बरनी साहब ने जो कहा है वो हकीकत है, उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि इतने जुल्म होने के बावजूद, इतनी परेशानियां होने के बावजूद, इतनी ज़्यादती होने के बावजूद मुसलमान जो है दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। उसमें सरकारों का कोई रोल नहीं है, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स का रोल नहीं है, ये इस कम्युनिटी की अपनी इनर स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो तरक्की कर रही है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों के अंदर एक बात तो ये पैदा हुई कि ना हमारे पास सरकार है, ना हमारे पास मीडिया है, ना कोई है। अगर हमारे पास है तो हमारी ताकत है और अल्लाह का भरोसा है। उसकी बुनियाद पर उसने बहुत से ऐसे फैसले लिए जो शायद 1992 से पहले नहीं लिए थे। आप कह रहे हैं कि जुल्म सितम जो होता है उससे कहीं सबक लिया है, एजुकेशन के मामले में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बेदार होकर के ज़माने के साथ कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश वो कर रहे हैं आगे बढ़ने की। जी हाँ, मेरा यही कहना है। अभी एक रिपोर्ट किसी अंग्रेज़ी अखबार में 1 महीने पहले आई है कि गुजरात में जो कत्लेआम हुआ, मैं तो फसादात भी नहीं कहता, एक तरफा पुलिस एक्शन था जिसको फसादात का नाम दे दिया गया, जेनोसाइड था वो। उसके बाद अहमदाबाद में और जहाँ जहाँ फसादात हुए हैं वहाँ बहुत से गरीब मुसलमानों का इंटरव्यू लेने के बाद ये बात आई कि चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे होटल वाला हो, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चे के साथ बच्चियाँ बड़ी तादाद में पढ़ रही हैं। और अभी 2010 में एक रिपोर्ट आई है कि जो मुस्लिम, अभी दिल्ली की रिपोर्ट आई और फिर उसके बाद नेशनल रिपोर्ट भी उसी में थी कि दिल्ली में मुसलमान लड़कियों का जो तनासुब है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है स्कूल जाने का। तो मैं नतीजा अक्स करता हूँ वो सारे जुल्म अपनी जगह हैं और वो जुल्म होते रहेंगे, लेकिन उस जुल्म के बावजूद भी कम्युनिटी ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, जो ताकत दिखाई है, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी को इसी अंदाज से काम करना चाहिए, क्योंकि सरकारों का रोल तो हमारे सामने आ चुका है। 60 साल में सरकारों ने क्या किया है अब वो हम देख रहे हैं कि जिस सरकार को हमने इक़्तिदार दिया उसी ने सबसे पहले हमारी पिटाई की। और अभी हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि 6 महीना पहले जो सरकार इतने ज़ोर से हमारी ताकत की वजह से आई है, चौथा बड़ा फसाद हुआ है और एक तरफा 6 लड़कों को 18 से 25 साल गिरा दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी 70 MLA होने के बावजूद किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई और उसके 2 दिन के बाद इतना बड़ा फंक्शन हुआ इसी गाजियाबाद से 100 किलोमीटर के फासले पर, किसी ने कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया। यानी मैं ये कहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, लेकिन आवाम अपने तौर पर मेहनत कर रहे हैं, हमारी ख्वातीन मेहनत कर रही हैं, हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं और हमें इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है इन सारे हालात। डॉक्टर जावेद जमील साहब, दोनों जो मेहमान हैं वो इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं कि परेशानियां हैं और मुश्किलें भी हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात से लड़ना है, आगे बढ़ना है और इसमें हुकूमतें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपकी मदद करने वाली नहीं है। आपने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, विज़न जो है क्या होना चाहिए हिंदुस्तानी मुसलमानों का? या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी की ज़रूरत नहीं है, नाउम्मीदी जो है उसको छोड़ देना चाहिए और तमाम परेशानियों के बावजूद जो है हमें आगे बढ़ना है एक नई ताकत के साथ, हौसले के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करना चाहता, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ। ये जो पूरी दुनिया के अंदर एक दावा किया जाता है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गई है, इकोनॉमिक जायंट हो गया है और हिंदुस्तान का मकाम बहुत बुलंद तरीन होता जा रहा है और हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान शाइनिंग है, ये पूरा दावा ही अपने आप में खोखला है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की अक्सरियत आज भी गरीब है, आज भी हिंदुस्तान में सड़कें टूटी हुई हैं, आज भी बेशतर इलाकों में बिजली मुहैया नहीं है और जिसको ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो दरअसल बमुश्किल तमाम 1% आबादी की तरक्की है। आज इकोनॉमिक डिस्पेरिटी हिंदुस्तान में इस हद तक बढ़ चुकी है कि अगर हिंदुस्तान के जो 1000 रिचेस्ट जो अमीर तरीन लोग हैं, अगर उनकी कुल दौलत का सिर्फ 20% हिस्सा भी बाकी हिंदुस्तान के अंदर बांट दिया जाए तो हर घर लखपति हो जाता है। ये हालत आज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की है। उसके अलावा हमने वेस्ट से जहां इकोनॉमिक मॉडल लिया तो वेस्ट की तमाम तर खबासतें हैं, वो तमाम तर हरामकारियाँ जो वेस्ट में हो रही हैं वो हिंदुस्तान में वो भी बाकायदा एक कमर्शियल शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। शराबखोरी हो कि जुआ हो कि सट्टा हो कि हरामकारियाँ हो, नंगापन हो, वो हर जगह कोई छोटी छोटी सी साइट खोल
کھول کر دیکھیے تو ایک ننگی تصویر آپ کو نظر آتی ہے. تو ان حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک مخصوص رول ہونا چاہیے. مجھے جو میں نے پورے ڈاکومنٹ کے اندر جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اب صرف یہ اپنی سوچ سے باہر آئے کہ انہیں صرف مسلمانوں کے بارے میں سوچنا ہے، بلکہ مسلمان ایک آئیڈیولوجیکل اعتبار سے ایک ایسی قوم ہے جس کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، جس کا ایک نظریہ ہے، جس کی آئیڈیولوجی ہے. جو سبق لیتا ہے تو قرآن پاک سے لیتا ہے، جو عمل سیکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھتا ہے. وہاں سے وہ تمام پرنسپلز لے کر ان کا اطلاق پورے ہندوستان میں کرے اور ہندوستان کی رہنمائی کرے. کوئی 20 کروڑ ہندوستان کی، میں مسلمان کوئی لاکھ 2 لاکھ نہیں ہے، 20 کروڑ کی آبادی ہوتی ہے. 20 کروڑ سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہے ہندوستان کی. تو اس اعتبار سے، اور ایک نظریاتی ایک بڑا بلاک ہے، اس اعتبار سے اپنے نظریات کا پورا مظاہرہ اسے کرنا چاہیے. ہندوستان کی پوری تمام اکنامک، سوشل پالیسی، تمام لیگل اسٹرکچر، تمام انفراسٹرکچر، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، سب کے اوپر اس مسلمانوں کی سوچ کی چھاپ نظر آئے. وہ اس ہندوستان کا تصور، وہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پر مسلمان یہ رول ادا کر رہا ہوگا. اور اگر وہ یہ رول ادا کرنے میں ناکامیاب ہے تو میں اسے مسلمانوں کی ناکامیابی مانتا ہوں. ظلم ہندوستان میں ہر قوم کے اوپر ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر نسبتاً کہیں زیادہ ہو رہے ہیں. میں پورا حق مسلمانوں کو دیتا ہوں کہ ان کو پورا حق حاصل ہے کہ ان مظالم کے خلاف، اس تمام اگنورنس کے خلاف جس طریقے سے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف جد و جہد کرے. لیکن اس جد و جہد میں وہ حکومت سے یا دوسرے لوگوں سے امید کرنے کے بجائے خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور آگے بڑھے. کمیونٹی ایفرٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایکشنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ضروری ہے. وہ یہ مان کر چلیں کہ ہندوستان میں اگر ہم کو کچھ مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس کے خود لیے کچھ نہ ہم کچھ کرنا اپنی ہوگا. کوشش سے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اور آڈینس کے درمیان بھی 2 خاص مہمان موجود ہیں. مولانا ظفر الحسن صاحب، آپ کیا کہیں گے اس وقت ہندوستانی مسلمان کو؟ آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی آپ کو بھی لگتا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ زیادہ ہے؟ دیکھیے، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بہت مشہور: جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. یہ ہمارے بزرگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں گنا جا رہا ہے، اور جس تعداد میں ہم لوگ ہیں اسی اعتبار سے ہم کو سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں. ظاہر ہے الپ سنکھیک آیوگ بھی بنا ہوا ہے، اور اسی اعتبار سے ہم پر ہر طرح کا چاہے دباؤ آپ سمجھیں، چاہے فیسلٹی سمجھیں، وہ ہم کو دی جا رہی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ نا امید تو نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ جاوید صاحب نے کہا کہ ہمارے ہر فیصلے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. تو ہم کو اس مرکز پہ بہرحال ٹھہر کر کے اس ملک میں رہنا ہے کہ قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں اور حدیث بھی ہمارے ساتھ میں ہے، سرکار کی ہماری زندگی بھی ہمارے ساتھ میں ہے. ایڈوکیٹ شاہنواز آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑے ینگ ہیں یہ اور جو ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں ان کے مقابلے. آپ کو کیا لگتا ہے ہندوستانی مسلمان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، کہاں وہ کھڑا ہوا؟ اور خاص طور سے جو یوتھ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی جو ہے اس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، بس وہ بھی چلے جا رہا ہے؟ اس نوجوان کو، وہ جو اسکول کالج کے اندر پڑھ رہا ہے، جو آج ترقی کے لیے سوچ رہا ہے اور دوسرے مذاہب کے نوجوانوں کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، آج اس کو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، ایک پازیٹیو سوچ رکھنی ہوگی. اسے ان مظالم کے لیے اویئر بھی ہونا ہوگا، ان کے لیے لیگل ایکشن کے لیے بھی تیار ہونا ہوگا. اسے ایڈوکیٹ بھی اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے، پروفیشنل اور MBA بھی بننا ہوگا ان لوگوں کو، ان کو ڈاکٹرس بھی بننا ہوگا، اچھے انٹرپرینیورز اور بزنس مین بھی بننا ہوگا. یعنی ہر فیلڈ میں آپ کو اپنی تعداد بڑھانی ہوگی. دراصل ہمارے مسائل میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھرتے ہوئے اس بھارت میں، شائننگ انڈیا میں مسلمان کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کی ضرورتیں کیا ہیں اور اسے ہندوستان سے چاہیے کیا. عزیز بنی صاحب، آپ کے پاس ایک بار پھر آئیں گے. کیا لگتا ہے ہم جو ہے چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے، کہیں جب چوپال لگتی ہے وہاں بیٹھ کر کے، گھروں کے باہر جو ہے منڈلی بنا کر کے ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، لیکن کبھی ہم اپنے مسئلوں کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کرتے، الجھ جاتے ہیں. قبرستان کی 4 دیواری ہوئی یا نہیں ہوئی، ہماری حج کمیٹی بنی یا نہیں بنی، وقف بورڈ کا جو ہے وہ جو تشکیل اس کی ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ ہم یا تو ان مسئلوں میں الجھے رہیں گے، وقف بورڈ کے، قبرستان کے، یا پھر اگر بات کریں گے تو پاکستان، امریکہ اور افغانستان کی جو ہمارے مسائل ہیں اصل، ہم ان کو کئی بار ٹچ نہیں کرتے، ان کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتے، اسی لیے کہیں نہ کہیں ہندوستانی مسلمان وہ پیچھے ہو کر کے رہ جاتا ہے. نہیں ربانی صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اگر ہم چائے خانوں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو یہ ہماری بیداری کا ثبوت ہے. اگر ہم افغانستان پر، فلسطین پر اور پاکستان پر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا دائرہ، سوچ کا دائرہ اتنا تنگ نہیں ہے. ہمارا عام آدمی بھی بین الاقوامی مسائل میں دلچسپی رکھتا ہے. ہم قبرستان کی بات کرتے ہیں، حج کمیٹی کی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی ہماری ضرورت ہے، ہم اس پر بھی نظر رکھتے ہیں. لیکن ہمیں
दानिस्ता इतने मसाइल में उलझा कर रख दिया गया है कि आपको अपने मसाइल से फुर्सत नहीं मिलेगी, आप अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के बारे में सोचने की फुर्सत पाओगे नहीं। तो ये सारे मसाइल अगर हुकूमतें चाहें तो हमारे सामने आ ही नहीं सकते। हमें एहसास कमतरी का शिकार बनाया जाता है, हमें मसाइल का शिकार बनाया जाता है। आप आसाम पर बात कीजिए, वहाँ कुछ लोग मारे गए हैं। आसाम पर बात अभी मुकम्मल नहीं होगी, मसूरी हमारे सामने आ जाएगा। मसूरी पर अभी बात ख़त्म नहीं होगी, एक नया शहर हमारे सामने आ जाएगा। हर दिन शाहनवाज साहब जैसे भी बता रहे थे, इनके सामने हर दिन इतने मसले होंगे कि इन्हें इस बात की फिक्र करना मुश्किल होगा कि इनका बेटा कहाँ आला तालीम हासिल करे। क्या हमारे पास तालीम की कमी है? हिंदुस्तान से बड़ा साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम से बड़ा साइंटिस्ट हिंदुस्तान को किसने दिया है? दलीप कुमार से बड़ा आर्टिस्ट किसने दिया है? शाहरुख खान से बड़ा आर्टिस्ट किसने दिया है? सानिया मिर्ज़ा से बड़ी स्पोर्ट्स वुमन किसने दी है? हम हिंदुस्तान के सियासी मैदान से लेकर अखलाकी मैदान तक कहीं भी पीछे नहीं हैं। AM खुसरो हिंदुस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मुझे कहने दीजिए। हमारे वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उनके बाद शुमार किए जाते थे। एजुकेशन के मामले में सैयद हामिद दूसरे सर सैयद कहे जा सकते हैं। क्या कभी ये एजुकेशन मिनिस्टर बने? क्या कभी ये फाइनेंस मिनिस्टर बने? जस्टिस अहमदी चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहे, कैबिनेट सेक्रेटरी जफर सैफुल्लाह रहे। हम किस मैदान में पीछे हैं? बार बार ये ताना दिया जाता है आप ऐसा से आप तालीम याफ्ता नहीं है, हमारी ख़वातीन घर की चार दीवारी के अंदर बंद हैं। हाँ, उनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह नहीं है। हमें फ़ख्र है इस बात का कि वो इस तरह की जांबाजी नहीं दिखाती कि दहशतगर्दी का काम अंजाम दें, लेकिन बंद कमरों में रहकर भी उन्होंने जो तारीख रकम की है आज उसको देखा जा सकता है। तो हमें ये न कहें कि हमारी सोच का दायरा कम है, हम तरक्की पसंद नहीं हैं, हम आगे बढ़ना नहीं जानते। मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं ऑपरेशन की बात करूंगा, पुल बनाने की बात नहीं करूंगा। अगर मैं वकील हूं तो मुकदमा लड़ाने की बात करूंगा, मैं ऑपरेशन टेबल पर जाने की बात नहीं करूंगा। मैं तंग नज़र हूं, मगर मैं उनके बारे में सोच रहा हूं जिनके बारे में 65 वर्षों से सोचा नहीं गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इस दरमियान जो है एक चीज़ और आती है हमारे सामने कि जब भी मजहब की बात होती है वहाँ पर तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी रैलियाँ हो जाती है मजहब के नाम पर या फिर जज्बात के नाम पर। आप जो है वो लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, हज़ारों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं आसानी से। लेकिन जब मिली मसाइल होते हैं, जब रिजर्वेशन की बात होती है, जब एजुकेशन की बात होती है, जब तालीमी इदारे खड़े करने की बात होती है, तब कहीं ना कहीं वो भीड़ नज़र नहीं आती। उनको लगता है कि ठीक है, मुझे मेरे घर में रहने दो, मुझे जो है कमाने खाने दो। भीड़ आती कहाँ से है? सिस्टम काम करता है। जिन लोगों के पास भीड़ इकट्ठा करने का सिस्टम है वो उस सिस्टम को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आइए मदारिस के अंदर जाकर ये गुफ्तगू कीजिए, तलबा को लेकर आइए, वो वहाँ लेकर आ जाते हैं। लेकिन रिजर्वेशन के लिए जो एक कॉमन मुस्लिम का एक सबसे बड़ा मसला है, उसके पास प्लेटफॉर्म कहाँ है? आपके चाहने वाले लाखों हो सकते हैं, लेकिन अगर उन लाखों लोगों को एक जगह तक लाने का जरिया हमारे पास नहीं होगा तो हम नहीं ला पाएंगे। हम आज भी मसाजिद और मदारिस के ज़रिए गवर्न होते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर इस सोच को वहाँ ले जाने की ज़रूरत है कि जिस तरह दीनी मसाइल के लिए बोट क्लब पर आप 1 लाख लोगों को 2 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, इसी तरह से रिजर्वेशन के मामले पर भी इकट्ठा करो, इसी तरह से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम को हटाने के लिए भी इकट्ठा करो। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। जिन लोगों ने दीनी मामलात के लिए रामलीला मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा किया है, उन्होंने कश्मीर कॉन्फ्रेंस पर भी लाखों लोगों को इकट्ठा किया है, उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरों में भी लाखों लोगों को इकट्ठा किया है। मैं केरला में था, 6 लाख से ज़्यादा लोगों को पॉपुलर फ्रंट और वहाँ की इलाकाई तंजीमों ने इकट्ठा किया। तमाम हिंदुस्तान के मुस्लिम मसाइल पर गुफ्तगू हुई। तो ऐसा नहीं है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार होते हैं। शकील समदानी साहब हमारे सामने हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग कहा जाता है। हर मसले पर वहाँ गुफ्तगू होती है, मगर किसके लिए? डिसीजन किसको लेना है? डिसीजन तो हुकूमतों को लेना है। हुकूमतों को लेना है। हुकूमतें और मीडिया उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। हम 1 लाख लोगों को मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दें, अगले दिन 4 लाइन की खबर अगर आपको अखबार में मिल जाए तो उसका बहुत बड़ा एहसान होगा। अगर हुकूमत हिंद का कोई पॉलिसी मेकर किसी टेलीविज़न स्टूडियो में आके ये बयान दे दे कि हाँ 1 लाख लोगों की आवाज़ मेरे कान तक पहुँच गई है, तो हम समझेंगे शायद वो सुन रहे हैं। और जिन कमीशंस का जिक्र मौलाना साहब अभी फरमा रहे थे, वो कमीशन क्या कागजी हैं, क्या अमली तौर पर वो करते हैं? उनको पावर मुझे बताएंगे बटला हाउस के मामले में ऐसे किसी भी कमीशन ने क्या काम किया है? मुझे बताएंगे गुजरात के वजीर आला को किसी भी कमीशन ने क्या कटघरे में खड़ा किया है? मैं बिल्कुल यहाँ एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगा कि अभी आसाम के जो फसादात हुए हैं उसमें अभी तक भी नेशनल कमीशन के जो चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी कमीशन जो है उसके, उन्होंने एक बार भी वहाँ का दौरा नहीं किया।
तो मुझे लगता है ये अफसोसनाक पहलू है और कहीं ना कहीं इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, आपको क्या लगता है, ये सवाल आपसे भी है जो मैंने इनसे किया था कि कई बार हम देखते हैं कम्युनिटी जो है वो मजहब के नाम पर, जज्बाती जो है वो तकारीर के नाम पर जो वो इकट्ठा हो जाती है, और जहाँ मस्जिद की बात होती है या फिर मजहब की बात होती है, कहीं कोई फिल्म आ गई तो उसके नाम पर तो वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब मसले होते हैं उनके लिए जद्दोजहद करने का ना तो उनके पास वक्त है, ना फुर्सत है, और ना शायद वो उसको ज़रूरी समझते हैं। देखिए, एक टोटल फेलियर ऑफ लीडरशिप है, और मुस्लिम लीडरशिप का टोटल फेलियर, जिसमें जिम्मेदार किसी हद तक उलमाए दीन भी हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी हैं, और हमारी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। और मैं जो तीसरी बात जो मैंने कही इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, इस पर मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमारा इंटेलेक्चुअल्स इस बात का आदी है कि वो ड्राइंग रूम में बैठकर बाकी तमाम लीडरान की और उलमाए दीन की और सबकी तनकीद खूब करता है, मगर खुद अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं उठाना चाहता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो फारिगीन हैं, उन्होंने सर सैयद के ख्वाब को पूरा करने के लिए वो कारनामे अंजाम नहीं दिए जिसकी उनसे तवक्को की जाती थी। अपने अपने लेवल पर कुछ लोग बहुत अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो हम समझते थे जिस मैयार पर उनको जगह जगह पर यूनिवर्सिटियाँ अलीगढ़ की तर्ज पर कायम हो जानी चाहिए थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फारिगीन ने वो कायम नहीं की। तो एक सबसे बड़ा तो मसला ये है कि हमारा लीडरशिप का फेलियर कंप्लीट है, जिसमें नेशनल लीडरशिप जो कंट्री की है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका भी फेलियर है, और ख़ुद मुस्लिम लीडरशिप का भी फेलियर है। उसके अलावा, और चूँकि वो जब फेलियर होता है तो जो रियल एक अप्रोच होनी चाहिए थी, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसको मैं कहता हूँ, कि जिसकी मसाला कोई एक मसला नहीं है। ये आज घर के अंदर अगर कोई ये कहे कि मुझको सिर्फ आज कपड़े ही कपड़े पहनने हैं, या मुझे आज सिर्फ नमाज ही नमाज पढ़नी है, या मुझे सिर्फ आज खाना ही खाना खाना है, या मुझे सिर्फ आज तालीम पढ़ना ही पढ़ना है, तो काम नहीं चलेगा। सब काम आपको बैक वक्त सारे काम यकसा तौर पर करने हैं। मुसलमानों में पिछले 40-45 साल से सिर्फ एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया, इकोनॉमी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, मीडिया को नेशनल लेवल पर मीडिया, इफेक्टिव मीडिया सामने लाए, उसके लिए कोई कोशिश नहीं की गई। और जब हम इकोनॉमी में फेल हो जाते हैं, देखिए सब हर चीज़ के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हम बनाने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाती हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस बड़ी तादाद में नहीं बन पाते हैं। आज एक जैन कम्युनिटी, ज़रासी कम्युनिटी है, उन्होंने बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियाँ और हायर इंस्टीट्यूशंस कायम कर दिए। मुसलमान इतनी बड़ी कम्युनिटी के बावजूद उन्होंने चंद बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कायम नहीं कर सके हैं, गिनती में तादाद 2 और 4 और 5 के आसपास सिमट कर रह जाती है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी इंडस्ट्री के लेवल पर हम लोग टोटल फेलियर रहे हैं। हमारे पास जब दौलत नहीं होगी तो हम अपने इंस्टीट्यूशंस कैसे कायम कर पाएंगे, हमारी और तरक्की, हमारी पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव कैसे कर पाएंगी, हमारी एनजीओ सर्वाइव कैसे कर पाएंगी। तो दोनों तरफा मुश्किलात हैं कि हमारा जो कंट्री की लीडरशिप है इन जनरल और जो मुस्लिम लीडरशिप, दोनों का, मैं दोनों को यकसा तौर पर जिम्मेदार ठहराता हूँ। मैं सिर्फ ये ना तो सिर्फ इतना कहूँगा, मैं गवर्नमेंट को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। गवर्नमेंट ने बिल्कुल पूरी तरह मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है। जो कुछ इस मुल्क में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुसलमान इस मुल्क में न सिर्फ माइनॉरिटी थे बल्कि एक सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी भी थे, और उस मजमूई तौर पर एक अक्सरियत का हिस्सा भी है जो हिंदुस्तान में गरीब है और जो हिंदुस्तान में परेशानियों का शिकार है। लेकिन मुसलमानों की इन तीनों में हैसियतों में से किसी को भी के ऊपर तवज्जो ना हुकूमत ने दी, ना खुद मुस्लिम लीडरों ने दी। तो जब तक सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए कोई जगह नहीं है, ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह है। जब हमारे पास और ना कोई मसले का हल है, जैसा कि बर्नी साहब ने कहा कि टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उन टैलेंट्स को प्रॉपर लेवल पर पूल करके ऑर्गेनाइज लेवल पर साइमल्टेनियस सस्टेन्ड एफर्ट अगर होगी, कोशिश होगी, तो कोई वजह नहीं है कि हिंदुस्तान में हम वो मकाम हासिल करेंगे जो हमारा ख्वाब है, और हिंदुस्तान में हम एक नुमाया किरदार अदा कर रहे होंगे। हिंदुस्तान की पॉलिसियाँ हमारी मर्जी के मुताबिक चल रही होंगी। फिर ये जो फसादात हैं, ये फसादात भी होते क्यों हैं, उनमें उलझाया क्यों जाता है? क्योंकि हम कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम उनमें उलझ जाते हैं। अगर हम उनका मुकाबला करने के लिए हमारे में सकत होगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस लेवल के ऊपर मसलों से भी जो है वो निजात मिल जाएगी। मौलाना साहब, कहीं ना कहीं वो जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके ऊपर तो सवाल उठे ही हैं। साथ ही उलेमाए किराम का जो रोल होना चाहिए समाज को आगे बढ़ाने में, उसकी बेहतरी के लिए, एक तश्कील के लिए, वो शायद वो रोल जो है डॉक्टर साहब के मुताबिक वो रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ खामी लगती है आपको, किसने रोका है? क्यों जो है आप मस्जिदों से बाहर निकल करके कम्युनिटी के अच्छे काम के लिए आगे नहीं आते? नहीं, डॉक्टर साहब की इस बात से मैं भी मुत्तफिक नहीं हूँ कि उलमा अपना किरदार नहीं अदा कर रहे हैं। उलमा बाकायदा जो उन पर फ़र्ज़ है, जो उनकी ड्यूटी है, जो उन पर लाजिम है, वो कर रहे हैं। यानी अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ा रहा है तो ज़ाहिर है कि उस नमाज़ पढ़ा रहा है। कोई शख्स तालीम दे रहा है, वो तालीम दे रहा है। कोई स्कूल चला रहा है, मदरसा, जो वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
معاملہ یہ ہے کہ کیا مولوی جو ہے وہ سب کو بیدار کرے گا؟ اور بھی لوگ ہیں اور دانشور ہیں اور انٹلیکچوئل ہیں، جو رول ہے ان کا وہ رول ادا کریں. ہاں، اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ سرکاروں، حکمرانوں اور پارٹیوں نے بہرحال لیڈرشپ ہماری پیدا نہیں ہونے دی. کیا ٹیلنٹ کو دبایا جا سکتا ہے؟ اگر ٹیلنٹ کو دبایا جاتا تو دلیپ کمار کیوں ہوتے، شاہ رخ خان کیوں ہوتے، اے پی جے عبد الکلام صاحب کیوں ہوتے، آپ کیوں ہوتے؟ آپ ڈیفرنٹ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. ہندوستان میں مسلمان کو تمام مقامات پر آگے بڑھنے کی پوری اجازت ہے. وہ عرفان پٹھان ہو سکتا ہے، وہ ثانیہ مرزا ہو سکتی ہے، وہ سلمان خان ہو سکتا ہے، وہ شاہ رخ خان ہو سکتا ہے، مگر معاف کیجئے یہ لیڈر نہیں ہے. کمیونٹی کو گورن نہیں کرتے ہیں. لیڈرشپ کو کرش کرنے کی بات کر رہے تھے مولانا صاحب. یہ لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہونے دی جاتی. آپ سب کچھ بن سکتے ہیں، آپ ہندوستان کے سب سے امیر آدمی بن سکتے ہیں، آپ ہندوستان کے سب سے بڑے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، آپ ہندوستان کے سب سے بڑے سارنگی بجانے والے بن سکتے ہیں، آپ ہندوستان کے سب سے بڑے ڈانسر بن سکتے ہیں، لیکن اپنی قوم کو قیادت نہیں دے سکتے. یہ ایک شرط ہے. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے کسی مسلمان کو آگے بڑھایا ہے تو ان شرائط کے ساتھ یہ حد ہے تمہاری. جس دن اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی پر قطر دیے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں لیڈرشپ کی کمی ہے. ایک سوال اور، بالکل بریک میں جانے سے پہلے ایک سوال اور میں کروں گا. بات بار بار ہو رہی ہے سرکاروں کے اوپر، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ گڑبڑ آ گیا، خراب ہے، آپ کو دبا کر کے رکھا جاتا ہے. میرا صرف سوال وہی ہے کہ کیا واقعی آپ اتنے کمزور ہو گئے ہو، کمیونٹی اتنی کمزور ہو گئی ہے، اس کے اندر لیڈرشپ کی اتنی زیادہ کمی آ گئی ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے ہر وقت خوف ستاتا رہتا ہے، آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہو؟ کمیونٹی کمزور نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اتنے سارے حادثات، اتنے سارے ظلم اور زیادتی اور میسیکر کے باوجود بھی کمیونٹی اپنے لیول پر ترقی کر رہی ہے. اور الحمدللہ ہر شعبے میں، چاہے اکنامک فیلڈ ہو، چاہے سوشل فیلڈ ہو، چاہے امپلائمنٹ ہو، اپنے زور پر آ رہی ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اپنے لیول پہ کام کرنا ایک بات ہے اور سرکار کے اور لیڈرشپ کے انڈر میں کام کرنا دوسری بات ہے. انڈیویجول لیول پہ جب کمیونٹی کام کرتی ہے تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا جو لیڈرشپ نے بتایا کہ پورا ہندوستان کا اکنامک سسٹم پوری طرح شیٹرڈ ہو چکا ہے اور اس میں صرف چند فیصدی افراد کے لیے ہی جگہ ہے، باقی لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جتنی بھی گروتھ ہو رہی ہے ہندوستان کی گروتھ آج سے تقریباً 2 سال پہلے 8.2% گروتھ مانی جاتی تھی، آج وہ گھٹ کر 6% کے قریب رہ گئی ہے. لیکن اس گروتھ کا سارا فائدہ صرف چند فیصدی لوگوں کو ہو رہا ہے. باقی تمام جو ملک کے عوام ہے وہ پریشان ہیں اور ظاہر سی بات ہے اس ملک کے عوام میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. خود مسلمانوں کے لیول پر سارا پچھلے 30 سال کے اندر جو جدوجہد ہوئی وہ ایجوکیشن کے میدان میں ہوئی اور اس میدان میں نمایاں کامیابی بھی اب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خبریں جگہ جگہ پر یہ دی جا رہی ہیں، جیسا کہ سمدانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایجوکیشن کے میدان میں ایک ترقی نظر آ رہی ہے ہوتی ہوئی. ایک بنیادی ایک سوچ میں فرق ہے. گاؤں میں بھی بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ابھی ایک اکانومی ایک ایسا میدان ہے جس میں توجہ بھی نہیں دی گئی اور اس میدان میں کارپوریٹ سیکٹر سے لے کر نیچے چھوٹے سے لیول پر ٹریڈنگ اور ایگریکلچر، ہر میدان میں ایک خلا ہے جو مسلمانوں کا رول ہونا چاہیے. آج پورے ہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں جب کہ صاحب گورننس میں مسلمانوں کا ریشو کیا ہے اور سچر کمیٹی ہمیں بتاتی ہے کہ کن جگہوں پر مسلمانوں کا کتنا تناسب ہے، لیکن کسی کمیٹی نے، کسی کمیشن نے یہ نہیں بتایا کہ ہندوستان کی ویلتھ میں مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس طریقے کی کوئی کیلکولیشن ہوگی تو وہ اس کیلکولیشن کے اعتبار سے مسلمانوں کا حصہ شاید 1% سے زیادہ نہیں نکلے گا. تو ویلتھ جنریشن کے اندر جب اتنے برے حالات ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں حال یہ ہے کہ 1000 کی جو ٹاپ موسٹ کمپنیاں لسٹڈ ہیں ان میں صرف 6 کمپنی ایسی ہیں جن کے چیئرمین مسلمان ہیں. جتنے بھی ڈسٹریبیوٹرز اور اسٹاکسٹ ہیں ان میں مسلمانوں کا شیئر آپ کو بہت کم ملے گا. بہت چھوٹے لیول کے دکاندار آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. جو پورا سیکٹر ہندوستان میں آرگنائز سیکٹر ہے یا جتنا جو ورکرز کا سیکٹر ہے اس میں 40 کروڑ لوگ کام کر رہے ہیں اور ان میں سے صرف 2.5 کروڑ آرگنائز سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 37.5 کروڑ ان آرگنائز سیکٹر میں لوگ موجود ہیں اور ان کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں اور ان میں سے بیشتر کی تعداد مسلمانوں کی ہے. بڑی تعداد ان میں مسلمانوں کی ہے. مسلمان لیبررز ہیں، مسلمان چھوٹے لیول پر ورک کر رہے ہیں. تو جب تک ہم ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کہ کارپوریٹ سیکٹر سے لے کر نیچے تک جب تک یہ پوری اپروچ نہیں اپنائیں گے، چونکہ یہ دور کارپوریٹ ورلڈ کا دور ہے جہاں پر جب تک بڑی کمپنیز اسٹیبلش آپ نہیں کریں گے تو آپ وہ مقام حاصل کر ہی نہیں سکتے اکانومی کے اندر، وہ شیئر حاصل کر ہی نہیں سکتے جو آپ
आपका होना चाहिए। चूंकि कॉर्पोरेट सेक्टर ने बड़ी होशियारी के साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी पूरी तरह फ्लॉप कर दिया है, और उसके पीछे दो वजह थी। एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर का एक बिल उमूम ही तरीक़ाकार पूरी दुनिया में ये रहा है कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जितना भी शेयर मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाएगा उतना ही कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का शेयर कम हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में उसकी एक दूसरी वजह और ये भी है कि हिंदुस्तान में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी हद तक मुसलमानों के हाथ में रही थी, तो यहाँ पर वो डबल फैक्टर, डबल एज हो गई है कि वो इस वजह से भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फेल किया जा रहा है, ताकि इस बहाने से मुसलमानों की इक्तिसादियात को कमज़ोर किया जाए। यानी साजिश जो है आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं। दोनों चीज़ें, साजिश भी है और मुसलमानों की अपनी कमी भी है। समदानी साहब, हम देखते हैं कि मुस्लिम तबका जो है वो हुनरमंद है, उसके हाथ में जो है वो कला है, उसकी ज़बान में भी कला है, उसकी हर एक बात में कला है। मतलब कलाकारों की या फिर जो हुनरमंदों की टैलेंट की कमी नहीं है इस कम्युनिटी के पास। उसके बावजूद भी जो है इकोनॉमिकली जो है वो पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं। आपको लगता है कि जैसे क्या सिर्फ हम जो है वो हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराएं, कम्युनिटी को ही सिर्फ जिम्मेदार ठहराएं, या फिर जो है एक जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा रहा है हमारा? देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि इंडिविजुअल लेवल पर कोई काम किया जाता है वो, और गवर्नमेंट के लेवल पे दूसरा जो काम किया जाता है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, देखिए हमारे पास इंडस्ट्री हिंदुस्तान में, जैसे आप बनारस में जाएं तो वहाँ पे साड़ी इंडस्ट्री, मऊ और मुबारकपुर में जाएं वहाँ साड़ी की इंडस्ट्री, फिरोज़ाबाद में आइए शीशे की इंडस्ट्री, अलीगढ़ ताले की, मुरादाबाद पीतल की, इस तरह से मेरठ में, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह इंडस्ट्री थी। लेकिन 1992 के बाद से, जब ये हमारे मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी आई है, तो उससे मल्टीनेशनल का दखल बढ़ गया हमारे मुल्क में। बाहर की बड़ी बड़ी हज़ारों करोड़ रुपया लेके कंपनियां हमारे यहाँ आ गई, उनका प्रोडक्ट भी बहुत खूबसूरत आने लगा, उनका प्रोडक्ट सस्ता आने लगा, उनको जगह जगह किसानों से बहुत सस्ती कीमत पे ज़मीनें ख़रीद के उनको दी गई और उन्होंने अपने वहाँ सेटअप किए। इसकी वजह से मुसलमानों की जो इंडस्ट्री थी वो तो ऑलरेडी टूटे फूटे हुए थे, और ऑलरेडी टूटे फूटे हुए थे, उसमें मज़ीद ये प्रॉब्लम आ गई कि जब ये मल्टीनेशनल्स आ गए और ओपन पॉलिसी हुई, तो वो अरबों खरबों की जो इंडस्ट्री थी उससे वो मुसलमान कम्पीट नहीं कर पाए, तो उनके सारे रोज़गार धंधे चौपट हो गए। दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या हुई कि रिजर्वेशन न होने की वजह से वो सरकार में भी जो बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां होती हैं, इसके बावजूद कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सरकारी तौर पे भी लाखों नौकरियां होती हैं, उससे भी वो हाथ धो बैठे। और तीसरा फैक्टर हिंदुस्तान में हुआ कि चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे मेरठ हो, चाहे भागलपुर हो, रेशम का काम होता था वहाँ, भिवंडी हो, जहाँ जहाँ मुसलमान जो थे इंडस्ट्री में थे वहाँ पर फसाद करके ख़त्म किया गया। यानी पॉजिटिव स्टेप तो लिया ही नहीं गया, निगेटिव किया गया, उनके कारोबार को तहबाला कर दिया गया, और 20-20 साल तक भागलपुर के मुसलमान आज तक बेचारे खड़े नहीं हो पाए, जो 1989 का मामला था। तो इस वजह से मुसलमान पीछे चले गए, लेकिन अब उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदली है। अजीज बन्नी साहब, हम देख रहे हैं कि सोना चांदी जो है वो आसमान, उसके जो रेट्स हैं वो आसमान छू रहे हैं। सेंसेक्स जो है वो 20,000 की तरफ बढ़ रहा है, और कई बार जो हम देखते हैं कि इंडिया शाइनिंग की बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें देखते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको लगता है कि किन्हीं वजूहात के चलते, बहुत सारी वजूहात उसके पीछे हो सकती हैं, मुस्लिम तबका इस तरक्की में जो है वो वाकई यहाँ पे, मतलब आपने कहा कि भाई वो एजुकेशन के मामले में भी पिछड़ा हुआ है, वो सियासत के मैदान में भी पिछड़ गया है, लेकिन जो असल चीज़ है जिसको माली जो हालात कहते हैं, माली हालात में भी जो है वो कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया है। देखिए, मुसलमान किसी भी शोबे में दीगर हिंदुस्तानियों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ नहीं है। उसे पिछड़ा हुआ डिक्लेयर करके एहसास कमतरी का शिकार बनाया गया है। 110 बरस हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे। आप सोच के बताएं कि किस बात ने इस मुल्क को आज़ाद कराया? क्या दस्तकारी ने, क्या इकोनॉमी ने, क्या पैसे ने? दो बातें थीं, हमारे पास क़यादत थी और सहाफ़त थी। दो चीज़ें हमारे पास थीं, क़यादत थी और सहाफ़त थी, जिसने 110 बरस की ग़ुलामी से, अंग्रेज़ जैसी ताकतवर कौम से हमें आज़ादी दिला दी। आज हिंदुस्तान के रहनुमा अच्छी तरह जानते हैं ये दो चीज़ें इसे वापस नहीं देनी हैं, ना क़यादत ना सहाफ़त। दस्तकार बना दो, सरमायादार बना दो, जो मर्जी या शोबा दे दो, लेकिन क़यादत और सहाफ़त 65 बरस में अगर उसको मिली हो तो आप बताओ, हमें इस पर काम करना है। इकोनॉमी की जो बात कर रहे थे, बहुत वर्क है डॉक्टर जमील साहब का, वो इस पर देर तक बोल सकते हैं। हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ टुकड़ा बांग्लादेश, वहाँ का एक शख्स नोबेल प्राइज़ हासिल करता है इकोनॉमी पर। बिल्कुल करता है। आज आप हमारे बैंकिंग
हमारे इस बैंकिंग सिस्टम को पूरी दुनिया अडॉप्ट करना जा रही है। मुसलमान इस मामले में इस मैदान में कहीं भी पीछे नहीं है। मगर आज यहाँ इस स्टूडियो में खड़ा होकर मैं बात कर रहा हूँ, अगर अभी लाइट चली जाए आपका सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। सिस्टम कंट्रोलर कौन है? सिस्टम कंट्रोलिंग सिस्टम पर कौन बैठा है? अगर चेक पॉइंट वहाँ है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जो हमें बेदार कर सकता है, पूरी दुनिया में इस बात को सामने रख सकता है कि हम कहाँ किस जगह खड़े हैं, वो मीडिया है। अगर वो हमारे हाथ में नहीं रहना दिया जाएगा, तो 10 गाड़ी को बढ़ाते रहिए, आप बैंकिंग को बढ़ाते रहिए, IAS बनाते रहिए, उन सबको सेक्रेटरी बना दीजिए नेताओं का। टॉपर आपने जितने नाम बताए इन्होंने, आप बताइए वो आज किस पोजीशन में है? कहाँ है? कहाँ टैलेंट नहीं है हमारे पास में? डंप किया जाता है। आज जो मुसलमानों की हालत है और जो तालीमी मैदान में मुसलमान पीछे आ रहे हैं, उसकी वजह से मुझे ये लगती है कि दहशतगर्दी का इल्ज़ाम। जैसे एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था इस्लामी साहब का, उसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को इस तरह दबाया जाता है और इस तरह उनको एहसास दिलाया जाता है कि तुम कमज़ोर हो और तुम्हें आगे आओगे तो तुम्हें आने का वो मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए मुसलमान इतना पीछा हो गया हुआ है। और दूसरी वजह दहशतगर्दी का इल्ज़ाम इतना ख़तरनाक इल्ज़ाम है, एक मुसलमान बच्चा अगर वो दहशतगर्द नहीं है फिर भी उसे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम में अंदर कर दिया जाता है, तो दूसरे माँ बाप जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, वही इस डर से कि यार हमारा बच्चा कहीं इस इल्ज़ाम में न पड़ जाए और उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेज सकता। तो अब ये बताइए मुझे कि अगर वो बंदा, अगर वो आदमी जो अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेगा तो आला तालीम कैसे हासिल करेगा? और फिर वो हिंदुस्तान, जो हम तरक्की पसंद हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान तरक्की कैसे करेगा? जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान तरक्की की तरफ कैसे बढ़ सकता है। अगर कोई मुसलमान अपने मुल्क हिंदुस्तान में आगे बढ़ता भी है तो कोई ना कोई इल्ज़ाम उसके सर पे लाद दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी तरक्की रायगा जाती है। और दूसरी बात ये मैं मतलब अपने मेहमान से पूछना चाहूँगा कि हम जो मतलब सताए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, या हम पे किसी भी तरह का इल्ज़ाम दिया जाता है या हमको मजबूर किया जाता है किसी बात पे, तो क्या उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत है या कहीं ना कहीं हम खुद मुसलमान भी उसके ज़िम्मेदार हैं? क्या ऐसा नहीं होता है कि कोई हम किसी मुसलमान को नेता बना करके या अपना लीडर बना करके पार्लियामेंट भेजते हैं तो फिर वो मुसलमान मतलब मुसलमान ही नहीं रह जाता? क्या वो अपनी शबी भूल नहीं जाता है? वो मुसलमान अपने मतलब अमल पे कायम नहीं रहता? क्या ऐसा नहीं होता है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के अंदर तालीम की बेदारी होनी चाहिए, जो कुछ हद तक बढ़ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर और अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जब तक हम तालीम हासिल नहीं करते किसी भी मैदान में हम आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ तक पॉलिटिकल की बात है, साइंटिफिक की बात है या फिर डॉक्टरी की बात है, तो उसके लिए हम अपने आवाम से या फिर अपने तरह, क्योंकि हुकूमत इस पे कुछ करने वाली नहीं है, ये तो तय तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। खुद ही करना पड़ेगा, अपने आप को अवेयरनेस करना पड़ेगा, अपने आप को कमेटी बनना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। इस वजह से मैं बुनियादी कहता हूँ कि तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शाहनवाज साहब, ये जो एहसास कमतरी आपको नज़र आ रही है, और हम सिर्फ एक ही बात को कहते रहते हैं कि कर्नाटक से जो है वो इतने लोगों को उठा लिया और यहाँ से जामिया से ये हो गया और वो एनकाउंटर हो गया, ठीक है ये चीज़ें हुई हैं, उनका जो है जिक्र होते रहना चाहिए ताकि हुकूमतों को पता चले कि भाई आपके अंदर नाराज़गी है। लेकिन क्या हम इस बोझ को लगातार ढोते रहेंगे और इस बोझ को ढोने की वजह से जो है हमारे जो घुटने हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्या आपको लगता है कि ये जो है गलत हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन ये सिर्फ शिकायतों करने तक महदूद नहीं होना चाहिए। उसे एक प्रॉपर वे में लीगल सेल इस्टेब्लिश करके हमारी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, पहले तो वो ईमानदार हों, या अगर ईमानदार नहीं हैं तो आवाम उन पर प्रेशर बना के उनमें से कुछ ईमानदार अफराद को आगे करे। तो लगातार लीगल सेल के ज़रिए और लगातार ईमानदार प्रोटेस्ट के ज़रिए, मैं ऐसा प्रोटेस्ट कम्युनिटी में नहीं देख पा रहा हूँ जो कोई अन्ना जैसा ईमानदार प्रोटेस्ट करके दिखा देता है। क्यों इतने कम्युनिटी के लीडर और इतनी तंजीम और इतनी उलमा की हिंद हैं, वो सब क्यों नहीं पार्लियामेंट को इतना घेर लेते या जंतर मंतर में ईमानदारी बैठ जाते? अन्ना के पीछे आरएसएस था, मुसलमान अगर कोई खड़ा हो उसके पीछे कौन ताकत है? जनाब, ईमानदारी के आगे कोई नहीं टेक सकता। एक मुसलमान कायद ईमानदार हिंदुस्तान को दे दीजिए, आपके पास ईमानदार और ईमानदार किरदार वाला अगर कायद है तो आपकी समस्याएं उसी वक्त हल हो जाएंगी, वो वहां से नहीं उठ सकती। अगेन वही बात है कि लीडरशिप की जो है वो ईमानदाराना लीडरशिप की जरूरत है। मौलाना जफर साहब, आपको क्या लगता है, क्या कुछ सजेशंस रहेंगे ये जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो कमजोरियां हैं, ये दूर हो जाएं? इसका हल सिर्फ ये है कि इल्म का हुसूल हो और हमारी कम्युनिटी तालीम याफ्ता हो, और इसके अलावा इस जमहूरियत के निज़ाम में मैं समझता हूँ कि कोई भी मसले का हल नहीं है। इसलिए जो मैसेज, जो पैगाम हमारे सरकार का है, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, आप इल्म को हासिल करें चाहे चीन तक जाना पड़े। और दूसरी चीज़ जो हमारे माशरे में आती है वो ये कि अमीर जो है वो गरीबों की उंगली पकड़ ले। अगरचे कोई शख्स तालीम लेना चाहता है तो, और यही मैसेज है हमारे सरकार का कि दुनिया, सामान, नागरिकता और
مساوات کی بات کرتی ہے، لیکن اسلام کا پیغام اس سے بھی آگے کا ہے، مساوات و مواخات و مواسات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو بکھرے ہیں، یا ہمارا جو بکھراؤ ہے، یہ بھی سمٹ کر کے اگر آتا ہے تو اتحاد، علم، تجارت، ایک دوسرے کے ساتھ مساوات، برابری، یہی چیز ہم کو اس بھارت میں، اس ہندوستان میں جو کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہاں ہم سب لوگ ہیں اور برسوں رہیں گے، ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے خوشگوار موسم بن کر آ سکتا ہے. شکیل سمدانی صاحب، اگر ہم ہندوستانی مسلمانوں کی ماضی کی بات کریں تو وہ شاندار ہمیں نظر آتا ہے، بلند نظر آتا ہے، اور دیکھتے ہیں ہم کہ اپنا ایک اہم رول ادا کیا ہندوستان کو بنانے میں، آزاد کرانے میں، اور اس سے پہلے جو ہے لمبے وقت تک حکومت بھی کی. لیکن آج مایوسی بھی ہمارے ہاتھ لگ رہی ہے، ناکامی بھی ہمارے ہاتھ لگ رہی ہے، ہمارے ساتھ سازشیں بھی ہو رہی ہیں. جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب نہ ہوں، دور ہو جائیں، اور ہندوستانی مسلمان بھی آگے بڑھے اسی جذبے کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ اور اسی طاقت کے ساتھ. کیا کچھ ہونا چاہیے؟ میرے حساب سے جتنی باتیں یہاں پڑھائی ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ناانصافیاں بھی چلتی رہیں گی، ڈیموکریسی کے اتار چڑھاؤ بھی چلتے رہیں گے، سازشیں بھی ہوتی رہیں گی. ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ صرف تقریریں یا دوسروں کو نصیحت کرنے کے بجائے ہم لوگ تھوڑا سا اپنا ذہن کمیونٹی ورک میں لگائیں، تھوڑا سا وقت اپنا سوشل ورک میں لگائیں. آج این جی او کی جو تعداد ہندوستان میں، یہ پورے ورلڈ لیول پر ہے، اس میں 1% سے بھی کم ہمارے پاس این جی او ہیں. ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں جو گھنٹوں بحث مباحثے میں کر دیں گے، لیکن سنڈے کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی سوشل ورک نہیں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنا قیمتی وقت اور اپنے قیمتی پیسے میں سے تھوڑا سا محنت، تھوڑا سا کمیونٹی کے لیے نکالنا چاہیے. جیسے اس بچے نے کہا کہ صاحب اس کا کیا حل ہے، دہشت گردی میں کیسے ہم رکیں گے، تو اس کا حل یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں لوکل لیول کے اوپر این جی اوز بنانی چاہیے. جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں آپ کے شہر میں یا کیپٹل میں یا صوبے میں، اس سے جڑنا چاہیے. اور جو ہمارے ہندو حضرات ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہمارے ملک میں سیکولر، شریف اور کھلے ذہن کے ہندو ہیں، ہمیں ان کے ساتھ الائن کرنا چاہیے. اور ہماری بات رکھنے کا طریقہ جو ہونا چاہیے وہ وہی طریقہ ہونا چاہیے جس سے آفیسر ہو، چاہے نیتا ہو، چاہے اخبار والا ہو، وہ متاثر ہو. اور اس میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ مان لیجیے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ٹیچر ہوں، میں اپنی ٹیچنگ کے بعد فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہوں، ماں کو بھی دیتا ہوں، سب کو. اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے، آپ یقین مانی سب لوگ مجھے یہاں پہ جانتے ہیں کہ میں کتنا اس ٹائم کو ادھر ادھر کرتا ہوں. بخار ہونے کے باوجود یہاں پر موجود ہوں. سوشل ورک میری ذمہ داری ہے. سارے مسلمان یہ طے کر لیں کہ وہ سوشل ورک کریں گے، کمیونٹی ورک میں لگیں گے، اور اپنے جو شریف ہندو اچھے سیکولر لیڈرز ہیں ان پہ کریں گے، اور ان سے دوستی کریں گے، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی غیر مسلم کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، خاص طور سے دلت کے اوپر یا بیکورڈ کے اوپر، تو ہمیں سامنے آنا چاہیے. ہمیں اس ٹیگ کے ساتھ سامنے آ جائے کہ ہمیں معلوم بھی ہو کہ ہم مسلمان لگ رہے ہیں، یعنی اس لباس میں بھی جانا چاہیے تاکہ اس کو یہ لگے کہ بھائی یہ میسج بھی جائے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ مسلمان بھی ہیں. تو آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم کمیونٹی ورک کے لیے ٹائم نکالیں گے، اور ہیومن رائٹس کا کہیں وائلیشن ہوگا تو اس میں ہم جائیں گے آگے، اور اپنا تھوڑا سا پیسہ، اپنے بیوی بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے، اس پیسے کی بھی تھوڑی سی قربانی دیں گے. آج پچھلے 20 سال کے مقابلے آج مسلمان ظلم زیادتی ہونے کے باوجود بیٹر پوزیشن میں ہیں. اگر وہی اسٹریٹجی اپنائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آگے ان کا مستقبل تاریک ہے، اور بہت روشن ان کا مستقبل. میں بالکل آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی مجھے یہاں کچھ کہنا ہوگا. جی، مسلمان نے ہر کاسٹ، ہر کمیونٹی کا پچھلے 65 برسوں میں سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے. پنڈت جواہر لال نہرو مسلمان کے ووٹ پر پرائم منسٹر بنے. ٹھاکر وشناتھ پرتاپ سنگھ مسلمان کے ووٹ پر پرائم منسٹر بنے. جاٹ چودھری چرن سنگھ مسلمان کے ووٹ پر پرائم منسٹر بنے. یادو لالو پرساد یادو، ملائم سنگھ یادو مسلمانوں کے ووٹ پر بنے. نتیش کمار کرمی مسلمانوں کے ووٹ پر. مایاوتی دلت مسلمانوں کے ووٹ پر. نچلی سطح کی بات مت کیجیے، ٹاپ لیول پر مسلمانوں نے پہنچایا ہے. کوئی ایک کمیونٹی بتائیے جس نے مسلمانوں کو سیکنڈ پوزیشن بھی ایمانداری سے دی ہو. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، آپ نے جو ہے باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ تیار کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا کچھ ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو مایوسی چھوڑ کر کے کن چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو انفیریٹی کمپلیکس تو بالکل اس کو بھول جائیں. ان کے اندر بہت قوت ہے. ہندوستان میں ان کی پوزیشن سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی کی ہے، اور اس اپنی جو سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی کی پوزیشن کو پوری طرح اپنے ذہن میں، اپنے دل میں پوری طرح بسا کر ایک سسٹینڈ
कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी डायमेंशनल एफर्ट अगर करेंगे तो कोई वजह नहीं कि उसमें कामयाबी मिलेगी। पॉजिटिव सोच के साथ में इसमें ख़ास तौर पर हमारे इंटेलेक्चुअल्स का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे शकील समदानी साहब ने कहा कि पूरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, कितनी बड़ी तादाद में वहाँ टीचर्स की कम्युनिटी है, लेकिन कोई वर्क नहीं करता। मैं वहाँ पर जाता हूँ, मैंने अक्सर और बेशतर ये देखा है कि ज़्यादातर बातें आपसी सियासत की हो रही होती हैं, कम्युनिटी की बात नहीं हो रही थी। अगर एक शकील समदानी वहाँ पर मौजूद हैं तो 50 शकील समदानी अगर वहाँ पर अलीगढ़ में हो जाएं तो उसका असर पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखाई देगा। जामिया मिल्लिया बहुत पिछले दिनों बहुत अच्छी तरक्की, बहुत पॉजिटिव एक मैसेजेस जामिया मिल्लिया से आ रहे हैं। अल्लाह करे वो जो तरक्की कर रही है वो कामयाब हो, हमदर्द यूनिवर्सिटी तरक्की कर रही है। तो सस्टेन्ड लेवल पर और दो मैदानों में सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि एक एजुकेशन और दूसरा इकोनॉमी, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती हैं। एजुकेशन बग़ैर इकोनॉमी के अपना मकाम हासिल नहीं कर सकती और इकोनॉमी बग़ैर एजुकेशन के अपना मकाम हासिल नहीं कर सकती। और इनके साथ जो तीसरी चीज़ें हैं कि NGOs की जो एफ़र्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम अज़ कम हर सिटी के अंदर एक ऐसी NGO ज़रूर हो जो इस हैसियत में हो कि वो वहाँ के लोकल MLA और MP को भी चैलेंज कर सके, जो इस हैसियत में हो कि वेलफेयर एक्टिविटी भी चला सके और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट भी कर सके। तो काम की पहचान सबसे पहले शनाख्त कि हमें क्या काम करना है, उसके बाद में काम का डिस्ट्रीब्यूशन, और वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा। ये जब तक हम एक बाकायदा सस्टेन्ड एक सेंट्रलाइज लेवल पर इस बात को नहीं करेंगे और उसको फिर जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव तक उस मैसेज को नहीं पहुंचाएंगे और उसकी शाख को नहीं पहुंचाएंगे तो मसला इतना बड़ा है, ये इतनी जाइगेंटिक प्रॉब्लम लगातार जो है वो बातें भले ही होती रहे लेकिन काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, काम ठीक है। जी आपके पास आएंगे। हम देखते हैं कि साउथ इंडिया की अगर हम बात करें वहाँ पर जो मुस्लिम तबका है वो हर मैदान में आ गए, उनके सामने प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी कम है, वो बेदार भी हैं, तालीमी इदारे भी जो है वो कायम कर रहे हैं, इधर भी हैं, ऐसी बात नहीं कि यहाँ नहीं, लेकिन उनके तालीमी इदारे ज़्यादा हैं और एक लेवल के हैं। आपको क्या लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक जैसे हो जाए, एक लेवल पर आ जाएं और वो तरक्की करें, आगे बढ़ें बिना किसी परेशानी के, क्या कुछ होना चाहिए? क्या हम सोचते हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में? जब तक तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान एक दूसरे के मसाइल से जुड़कर बात नहीं करेंगे इन मसाइल का हल नहीं होगा। हमारे अंदर सबसे पहले बेदारी की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले क़यादत की ज़रूरत है और क़यादत आसमान से नहीं टपकेगी। आप ख़राब आदमी को चुनिए और उसको चुनने के बाद बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि पहले हम फरिश्तों की तलाश में लग जाते हैं। 65 बरस में हमें एक फरिश्ता नहीं मिला और आगे आने वाले 65 बरस में भी कोई फरिश्ता नहीं मिलने वाला है। हम अभी भी ये कहते हैं इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर वो, मैं जिनकी कमियां गिना रहा हूँ आप उन्हीं को पूरी कौम का सबसे बड़ा लीडर बनाइए, उनके कांधों पे जिम्मेदारी डालिए और उनसे कहिए कि आप पर भरोसा किया है, आप इस भरोसे को कायम रखें और अगर नहीं रख सकेंगे तो हम आपको इस जगह पर रहने नहीं देंगे। इसलिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहकर अपना दामन झाड़ लेती हैं कि हमने आपको आपका नुमाइंदा दे दिया, आप उससे बात कीजिए, और वो आपकी बात सुनता नहीं है। फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हो, फिर आप 5 साल इंतजार करते हो। क्या ऑप्शन है आपके पास? यूपी में मायावती होगी या मुलायम होगा, सेंटर के अंदर बीजेपी होगी या कांग्रेस होगी, बहुत 10-20 साल में एक बार थर्ड फ्रंट होगा। वो थर्ड फ्रंट या तो बीजेपी की मदद से होगा या कांग्रेस की मदद से होगा। आपके पास ऑप्शन कहाँ है? क्रिएट कीजिए ऑप्शन। आप कहिए कि हम आपको इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, हमारे अंदर ये ताकत है कि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा जिसे हम तय करें। ये हमारी शर्तें हैं और ये शर्तें नहीं हैं, हमारी वो जायज़ मांगे हैं जो 65 बरस से पूरी नहीं हुई हैं। आए मुलायम सिंह आगे, आए मायावती आगे, कोई तीसरा चौथा पाँचवा छठा आगे है, हम उसको साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं। आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। कांग्रेस इसलिए हमारा वोट चाहती है कि बीजेपी तुम्हें मारेगी, बीजेपी इसलिए मारती है कि हम मारेंगे तो जो मारने वाले हैं वो हमारे साथ आएंगे। तो हम एक के कांधे पे सर रख के रोने के लिए वोट देते हैं, एक से डर के वोट देते हैं। क्या यही हमारा नसीब रहेगा? हमें तय करना है कि 2014 का इलेक्शन हम प्लान करेंगे, एजेंडा हम प्लान करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हम प्लान करेंगे, हमारी कम्युनिटी से किस किस को रिप्रेजेंट करना है उसे हम प्लान करेंगे और प्लान करने वाला पर्दे के पीछे रहेगा। जिस तरह बीजेपी को प्लान करने वाले कभी सामने नहीं आते, लेकिन उनके अंदर ये कंट्रोलिंग पावर है कि प्राइम मिनिस्टर को जब चाहे हटा दें। मुसलमानों को इस सिस्टम के बारे में समझना होगा कि हम अपने पास एडवाइजरी बोर्ड रखेंगे, हम अपने पास सुप्रीम पावर रखेंगे। हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, हम हटा देंगे, हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, हम हटा देंगे। इसे हमने कम्युनिटी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भेजा है, पॉलिटिकल पार्टी के शरायतनामे पे दस्तखत करके उनकी चिलम भरने के लिए नहीं भेजा है। जब तक ये जज्बा पैदा नहीं होगा
कोई बदलाव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम इशू पर बात की और बात हो रही है कि आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान का मुसलमान हिस्सा कैसे बने, कैसे वो तरक्की का हिस्सा बने। और जाहिर है इस काम को करने के लिए आपको जो एहसास कमतरी है, इस सोच को ख़त्म करना पड़ेगा। जिम्मेदारियां निभानी होंगी, ना सिर्फ कौम को, ना सिर्फ हुकूमतों को, ना सिर्फ सियासतदानों को, बल्कि जो हमारे उलमाए किराम हैं उन्हें भी आगे आना होगा और उन्हें जिम्मेदारियां तय करनी होंगी अपनी। और जब जिम्मेदारियां तय होंगी, जाहिर है उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और पूरे काम को करने के लिए आप सभी को जद्दोजहद करनी होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस एपिसोड में। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा।